हम लोगों ने पढ़ा है इन फिजिक्स की ओल्ड ब्रांच होती है मैकेनिक्स। और इसे हम लोग ओल्ड फिजिक्स में डालते हैं। ओल्ड फिजिक्स वो फिजिक्स होती है जो बिफोर 1900 डिस्कवर हुई है, और आफ्टर 1900 के बाद आती है मॉडर्न फिजिक्स। और ये मैकेनिक्स की बात हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और मैकेनिक्स यानी दिस द ब्रांच ऑफ एनी फिजिक्स नहीं, ये भी सब डिवाइडेड है। इसको भी हम बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं मैकेनिक्स को। तो जैसे जैसे हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे वो हमें ये सारा पढ़ना पड़ेगा। उसी में एक ने ब्रांच है स्टैटिक्स, मैकेनिक्स की ब्रांच स्टैटिक्स है, और एक ब्रांच मैकेनिक्स की है डायनामिक्स। ठीक है, और धीरे धीरे हम लोग सारी चीज़ें पढ़ना शुरू करेंगे। हम लोग स्टैटिक्स भी पढ़ेंगे, हम लोग डायनामिक्स भी पढ़ेंगे। ये हम लोग टाइम से जुड़ा कल से हम ज्वाइन नहीं कराएंगे आप लोगों को। जितने अभी जुड़ रहे सुन लो सभी लोग। 7 बजे 5 मिनट ज्वाइन हो रहे हो, हम ज्वाइन नहीं कराएंगे। 7, 2, 7, 3 पर्याप्त है। स्टैटिक्स नहीं और डायनामिक्स ये वो ब्रांच है जिसमें हम लोग करते हैं स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम उस ऑब्जेक्ट का स्टडी करते हैं जो रेस्ट में होता है। और यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे इस ब्रांच में डायनामिक्स में। डायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का स्टडी होगा बेटा इन मोशन। हम उन ऑब्जेक्ट को स्टडी करेंगे जो मोशन में है डायनामिक्स में। ठीक है, और फिजिक्स की इतनी ब्रांच हमने बता दी आपको। 2, तीसरा सुनना जरा ध्यान से, और इसे हम लोग बोल रहे हैं काइनेमेटिक्स। ये जिसके लिए आज हम तैयार है। और काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ेंगे देखना ध्यान से। ये इट इज आल्सो द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम उन ऑब्जेक्ट को स्टडी करेंगे इन मोशन। ठीक है, बना लीजिए चार्ट। वो आपके जहन में एक प्रश्न आ रहा होगा, और वो प्रश्न ये आ रहा होगा कि डायनामिक्स में भी हम उन ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं जो मोशन में है, और काइनेमेटिक्स जो पढ़ने जा रहे हैं 11th में हम लोग अभी इसको डील करेंगे। इसके तुरंत बाद डायनामिक्स लगी होगी। और हम उन बॉडी को स्टडी करते हैं जो मोशन में है। यहाँ पर भी मोशन है। दोनों में अंतर ये है, आपको अभी थोड़ा सरल चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। हम यहाँ पर ये स्टडी करेंगे कि बॉडी का मोशन, और मोशन स्टडी करते समय सुनना बहुत ध्यान से। जब किसी बॉडी का हम मोशन स्टडी करेंगे तो हमें 4 चीज़ें निकालनी होगी। हमें ये पता लगाना होगा कि उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया इन ए गिवन टाइम इंटरवल, कितना समय लिया। इसके अलावा हम ये कन्फर्म करेंगे कि बॉडी का स्पीड क्या रहा होगा या वेलोसिटी क्या रहा होगा। और अगर वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम लोग पता लगाएंगे एक्सीलरेशन। इसी बॉडी को पूरी तरह से पता लगाने के लिए वी नीड द डिस्टेंस, वी नीड द टाइम, वी नीड द स्पीड, और वेलोसिटी वी नीड द एक्सीलरेशन। इसमें ये 2 चीज़ें जो है ना, ये तो हमारी क्या है, बेसिक हैं। और ये नीचे वाली 2 चीज़ें ये क्या कहलाती हैं, डेराइव्ड। और किसी भी मोशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए ये सारी बातें हम नहीं बता रहे बेटा, ये कौन बता रहा है, गैलीलियो। और गैलीलियो का मानना ये है कि जब आप डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको नहीं मोशन स्टडी करने पड़ेंगे, उन ऑब्जेक्ट के मोशन
और स्टडी करने के लिए, कंप्लीटेड डिस्क्रिप्शन करने के लिए हमें 4 यानी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। 4 यानी फिजिकल पार्ट की नीड होगी, जिसमें 2 बेसिक होगी और 2 क्या होगी, डिराइव्ड होगी। ठीक है, तो अब प्रश्न फिर वही उठ रहा है, यानी डायनामिक्स में भी हम स्टडी कर रहे हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, और काइनेमेटिक्स में भी हम उन ऑब्जेक्ट को स्टडी करेंगे जो मोशन में हैं। क्या अंतर हो सकता है? काइनेमेटिक्स में विदाउट, सुनना मत ध्यान से, विदाउट एनी टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ इट्स मोशन, मतलब ये है कि मोशन को स्टडी करेंगे, लेकिन हम ये कन्फर्म नहीं करेंगे कि मोशन की वजह क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ द मोशन। और डायनामिक्स में क्या होता है, हमने उसके कॉज को भी अपनी कैलकुलेशन में आउट करेंगे, और ये विदाउट एनी कॉज है वो वाला, और ये है विद एनी कॉज ऑफ द मोशन। इसमें हमें मोशन का कॉज भी पता लगाना है, मोशन हो रहा उसकी वजह क्या है, उसमें कितना फोर्स लगाया गया और फोर्स का नेचर क्या है, फोर्स लगाए गए तो कितने नंबर ऑफ फोर्सेस लगाए गए, है ना। तो आप समझ पा रहे हो, यानी अभी हमें जो फिजिक्स पढ़ने के लिए बोली जाएगी वो कौन सी बोली जा रही है, क्या पढ़ने के लिए तैयार है हम लोग? आयनामेटिक में जो हम बॉडी या ऑब्जेक्ट जो लेके आएंगे वो रेस्ट में है या मोशन में है? मोशन में है। और उसके मोशन को स्टडी करेंगे या उसके मोशन को उसके कॉजेस भी देखेंगे? नहीं, आपकी जो कैलकुलेशन है, आप जो अकाउंट बनाओगे, आप नोट्स बनाओगे, उस अकाउंट में, उस कैलकुलेशन में कॉज लोगे या नहीं लोगे? हाँ, उसमें कॉज नहीं। अरे आम के दाम गिनने से क्या मतलब, ऐसा एक मुहावरा हिंदी में होता है, बस आम खाते रहो, आम के दाम मत गिनो। ऐसे ही आपने यहाँ मोशन स्टडी करो, मोशन, और मोशन स्टडी करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कितनी फिजिकल पार्ट की नीड होती है हम लोग जनरली। हाँ, ये और इसने आएगी हमें गैलीलियो। हाँ, वेरी गुड। 2 बेसिक यानी फिजिकल पार्ट की जरूरत पड़ेगी कि हम मोशन स्टडी करेंगे, ये कन्फर्म करेंगे ड्यूरिंग मोशन यानी उसने कितना समय लिया, टाइम ऑफ यानी जर्नी, टाइम ऑफ मोशन कैलकुलेट करेंगे, और ये कन्फर्म करेंगे उस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। फिर ये कन्फर्म करेंगे कि वेलोसिटी है, और वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है, और वेरिएबल है तो फिर हमें एक्सेलरेशन अब भी निकालने की कोशिश करेंगे। ये धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चार्ट बना लिया पहला इंट्रोडक्शन चार्ट, और इस चार्ट को क्या रटोगे या समझने के लिए हमने बनाया है? हाँ, आपने कोई, वेरी गुड, आपसे पूछा जाएगा कि आज आपके सर ने क्या पढ़ाया, आप क्या जवाब दोगे? यहाँ आयनामेटिक्स पढ़ाई हो, आयनामेटिक्स क्या होती है? आयनामेटिक्स होती है बस। तो आपको चीज़ें समझनी है कि हम आयनामेटिक्स पढ़ रहे हैं, उन बॉडी को डील करेंगे, उन ऑब्जेक्ट को डील करेंगे जो मोशन में है, बट नहीं विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ इट्स मोशन। और आयनामेटिक्स इज द यानी सब ब्रांच ऑफ द मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स इज कंसर्न्ड विद द ओल्ड फिजिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, सुनना मत ध्यान से, आज पूरे घंटे भर में आपको बहुत विशेष कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे, सुनना। बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग मोशन मोशन मोशन, मोशन को हम तब समझ पाएंगे पहले हमें रेस्ट समझ में आ जाए। और पहला टर्म क्या सीखना हम लोग को बताइए? हाँ, देखो ऐसा होता है, हम लोग यानी यहाँ पे आयनामेटिक्स में नहीं, हाँ, निकालना चाहेंगे पोजीशन, यानी निकालना चाहेंगे पोजीशन। हम लोग फाइंड करेंगे पोजीशन, या हम बोल सकते हैं टावा की लैंग्वेज में लोकेशन। तो अगर पोजीशन इसका फाइंड कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का, पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कोई आपको ऑब्जेक्ट दे दी जाएगी, जैसे मेरे हाथ में पेन है ना, और इफ़ द पोजीशन, अगर पोजीशन या लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, सुनना मत ध्यान से, डज नॉट एनी चेंज, वो चेंज नहीं हो रही with respect to its
नंबर 1 सराउंडिंग। सराउंडिंग, सराउंडिंग जानते हो? सराउंडिंग जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, मान लो आपको दिख रहा होगा पेन, ये हम मान लो पोजीशन की बात करें तो पोजीशन पेन, और इसके सराउंडिंग में तो ये बोर्ड है, इसके सराउंडिंग में हम है, इसके सराउंडिंग में ये मोबाइल लगा हुआ ये है। और अगर इसने पेन की पोजीशन अपने ही सराउंडिंग रिस्पेक्ट में नहीं बदल रही है, आप इसको मान लो बोर्ड के रिस्पेक्ट में तो ये बदला ही नहीं, और वही बोल रहे हैं कि अगर पोजीशन नहीं ऑफ एन ऑब्जेक्ट नहीं डज नॉट एनी चेंज विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, आगे चीज़ और बढ़ानी पड़ेगी, एंड विद रिस्पेक्ट टू अभी पहली बार बोले वो अच्छा बोले, विद रिस्पेक्ट टू पैसेज ऑफ एनी टाइम, मतलब आपके हाथ में हमेशा एक घड़ी हो रही चाहिए, स्टॉप वॉच, और टाइम के रिस्पेक्ट में सुबह दोपहर शाम। हमने देखा ये मेरा पेन नहीं, इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में इसका डिस्टेंस चेक कर लो। पोजीशन माने क्या होता है? पोजीशन माने यू हैव टू नोटिस द डिस्टेंस, है ना, एज वेल एज डायरेक्शन। तो हमें देखना होगा जैसे ये बोर्ड है और इसके रिस्पेक्ट में ये पेन यहाँ पर है, इसकी पोजीशन निर्धारित है। आफ्टर सम टाइम फिर हमने देखा कि वो वहीं पर पाया गया, शाम को फिर आए, हमने देखा ये वहीं पर है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू एनी बोर्ड या विद रिस्पेक्ट टू एनी माई सेल्फ इट सेल्फ। तो अगर इनकी पोजीशन नहीं बदल रही तो हम इसको क्या मान लेंगे? रेस्ट में मान लेंगे। और मैनुअली हमें क्या चेक करना है? पोजीशन, और पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एंड विद रिस्पेक्ट टू पैसेज ऑफ एनी टाइम, और टाइम के रिस्पेक्ट में पैसेज ऑफ टाइम। दुनिया में ऐसी चीज़ है जो अभी रुकती नहीं है, वो है टाइम, इसलिए हमने लगा पैसेज ऑफ एनी टाइम। और अगर ऐसा है, अगर ये कंडीशन हमें फिजिक्स में दिखाई दे रही काइनेमेटिक्स में, द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट एनी चेंज विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद रिस्पेक्ट टू एनी पैसेज ऑफ एनी टाइम, दो बातें हो गई, सराउंडिंग के साथ साथ विद टाइम और बोल रहे हैं। देन तब आई ऑब्जेक्ट क्या बोला जाएगा? ऑब्जेक्ट एनी इज सेट टू बी, बोलो, हाँ, सेट टू बी इन रेस्ट, हाँ वो रेस्ट में बोला जाएगा। हाँ, ऑब्जेक्ट नहीं इज सेट टू बी एट रेस्ट। और यहाँ मेनली हम इस पर फोकस करेंगे। आइए क्या क्या करने जा रहे हैं हम लोग? पोजीशन, है ना? हाँ बेटा, अच्छा अब जरा पोजीशन चेक कर ली हमने, और मान लो थोड़ा सा नहीं ये दिखाई दे जैसे ये पेन है, अब जरा देखना था पेन, अब हम इसको दौड़ाएंगे, और अभी पेन यहाँ पर है, और हम ये बोर्ड रिस्पेक्ट देख रहे हैं, और फिर अब पेन इधर ला रहे हैं, और देखो पोजीशन बदली कि नहीं बदली? अगर पोजीशन बदल रही है तो समझ लो ये मोशन में है। और द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, अब ये देखने वाला ये भी बोर्ड भी हो सकता, देखने वाला ये मोबाइल भी हो सकता, देखने वाला हम भी हो सकते हैं। और द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, अच्छा देखो जरा, अभी जैसे पेन हमने यहाँ से दौड़ाना शुरू किया और यहाँ से फिर धीरे धीरे आगे ले गए, और अब इसके आस सराउंडिंग बदल रहा है नहीं बदल रहा? सराउंडिंग भी बदल रहा है। अभी यहाँ पे है, अभी तो यहाँ पे फिर और आगे चला गया। तो अब हम थोड़ा सा चेंज करने वाले, हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो ये हटा दिया डज नॉट। अब जरा पढ़ के सुनाओ क्या लिख दिया? द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू इट्स एनी। अब सराउंडिंग है, उस सराउंडिंग के पहले हद और बढ़ा देगी। देखना जरा ध्यान से, इमीडिएट, यहाँ सराउंडिंग, हाँ नहीं इमीडिएट माने हाँ, तो जब वो आगे बढ़ेगा और सराउंडिंग बदलता जाएगा, जिस समय जहाँ पर है वहाँ उस सराउंडिंग से बात करवा लेंगे, इमीडिएट सराउंडिंग। और अब जरा पढ़ो, इफ द पोजीशन और लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, बदल जाता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स एनी इमीडिएट सराउंडिंग और विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज ऑफ एनी टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन, बोलो, इन मोशन। हाँ वेरी गुड। और हम यहाँ पे आयना में उन ऑब्जेक्ट को स्टडी करने वाले हैं जो मोशन में हैं। वी डील्स नहीं दोज नहीं ऑब्जेक्ट्स नहीं विच आर इन द स्टेट ऑफ मोशन, ऐसे ऑब्जेक्ट को डील करने वाले हैं जो मोशन में हैं आयनामेटिक्स में।
और मोशन के पहले क्या सीखना पड़ेगा आपको? रेस्ट। और रेस्ट समझ में आ जाए तो क्या समझ में आएगा? मोशन। ठीक है, अच्छा। और रेस्ट और मोशन का निर्धारण पता इसके द्वारा चलेगा, क्या निकालनी पड़ेगी हमें? पोजीशन। वेरी गुड, पोजीशन फाइंड करेंगे। अब देखो पोजीशन कैसे फाइंड करते ये भी बताते हैं, सुनना ध्यान से। अच्छा ये हाँ, अपना माइक जरा म्यूट करो। हाँ बेटा, आप लोग बीच में बोला मत करो, जब बहुत ज़रूरी है तभी बोल रहा है ना। अभी आप माइक सारे म्यूट कर दो, इलाज को बहुत इन्हें साइलेंटली सुनो, क्योंकि डिस्टर्बेंस नहीं। 1 घंटे क्लास में जब आपको बोलने की नीड हो तभी बोला करो। अब सुनो जरा, जाते रेस्ट एंड मोशन की बात चल रही थी। चलिए ऐसा मानते हैं ये कोई यानी बस है और ये रोड है, इसमें पैसेंजर यहाँ बैठा हुआ सीट पर। ये लीजिए, ये कोई पैसेंजर बैठा हुआ है बस में, और यहाँ पर एक यानी ग्राउंड पर एक यानी ये पैसेंजर को नहीं बोलेंगे, एक ऑब्जर्वर बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे हम इसे? ऑब्जर्वर। जब हम आईना में पढ़ेंगे तो हमें ऑब्जर्वर की तलाश है, वी नीड एन ऑब्जर्वर। देखो ध्यान तो सुनो कि अगर हम आईना में पढ़ेंगे तो यकीन मानिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऑब्जर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे पहले कोई भी बात आने से पहले आपको तय करना होगा कि आपका ऑब्जर्वर है तो कहाँ पर है। और ऑब्जर्वर यानी ये 2 रोल प्ले करेगा, प्ले द रोल। ऑब्जर्वर के 2 रोल हो गए। क्या करेगा? कोई भी घटना, कोई भी इवेंट हो रहा है या कोई भी मोशन हो रहा है, उस मोशन को पहले ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व नंबर 1 रोल ये करेगा, ऑब्जर्व एन इवेंट। अब इवेंट में क्या होगा? इवेंट में मोशन होगा, किसी भी मोशन को वो ऑब्जर्व करेगा। इसके बाद नहीं, यहाँ पर जब अच्छे से वो ऑब्जर्व कर लेगा, देन यानी ही मेजर्ड, तो फिर वो मेजर्ड करेगा। अब 2 बातें होगी। एनी ऑब्जर्वर इन माई आइना प्ले द 2 रूल, फर्स्ट ही ऑब्जर्व एन इवेंट एंड फाइनली दैट एनी मेजर दैट इवेंट। और मेजरमेंट में वही काम करना, डिस्टेंस मेजर करेगा, टाइम मेजर करेगा, है ना। अगर वेलोसिटी है इंस्टेंट इनको चेक कर लेगा। अगर उसमें नहीं यूनिफॉर्म वो एक्सेलरेशन नहीं होगा और वेरिएबल उसमें एक्सेलरेशन वो भी चेक करेगा। ये सारा काम ऑब्जर्वर का है। और देखो ज़रा ध्यान से, अभी ऑब्जर्वर ये है, ये लीजिए, और ये ऑब्जर्वर यानी अभी फ़िलहाल कहाँ पर है? एट द ग्राउंड पर है, ज़मीन पर है, ग्राउंड पर है। ये ऑब्जर्वर नंबर 1 है। हमने ऑब्जर्वर नंबर 1 से पूछा, और ये बस है, बस में पैसेंजर बैठा हुआ और ये वेलोसिटी v से बस चल रही है। बस इन मोशन, बस इज ऑलरेडी इज इन मोशन विद द सर्टेन वेलोसिटी। अब आइए ऑब्जर्वर 1 से पूछा गया ये जो पैसेंजर है या ये कोई मैन है जो सिटिंग इनसाइड द बस, नहीं उसके क्या हाल है। और ये ऑब्जर्वर पहले ऑब्जर्व करेगा, फिर उसको मेजर करेगा। और ये ऑब्जर्वर नंबर 1 ने बोला ए पैसेंजर या मैन इज इन मोशन। और मैन इज इन मोशन इसके रिस्पेक्ट में बोला, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 1। और ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में वो मैन मोशन में जो बस के अंदर है। लेकिन उसके ठीक सामने एक यहाँ पर एक मैन और बैठा हुआ है। मान लो ये मैन बैठा हुआ है इन द सेम मिनी बस, द अनदर पैसेंजर इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट पैसेंजर, है ना, सिटिंग इनसाइड द सेम मिनी बस। और हमने ये सेकंड नंबर का जो मैन है इसको यानी पल भर के लिए इसी से प्रश्न पूछ लिया कि भैया तुम ऑब्जर्वर बन जाओ और बताओ नहीं ये सामने वाला जो मैन है इसके हालत क्या रेस्ट में है या मोशन में है। अब आइए वो क्या जवाब देगा। जो उसी बस में, हाँ, तो वो आएगा कि भैया तो ये रेस्ट में है। तो आप देखो आप आ रही आंसर बदल गया, ये वही है। पहले वाला ऑब्जर्वर एरा ये मैन यानी मोशन में है, लेकिन दूसरा वाला जो ऑब्जर्वर है जो सामने ही बैठा उसी बस में बैठा है तो एरा ये रेस्ट में है। तो ये एरा भाई हमारे रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन नहीं बदल रही। देयर इज नो एनी चेंज इन द पोजीशन ऑफ दिस एनी मैन विद रिस्पेक्ट टू मी। तो आप जब नहीं ये बताओगे कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, तो आपको सबसे पहले क्या बताना जरूरी है? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर, वेरी गुड, ऑब्जर्वर, बहुत अच्छा।
और हमें लगता है कि ऑब्जर्वर वो हमें आना बहुत ज़रूरी पड़ेगा, यानी हमें कोई भी बात बतानी है वो हमें ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आना है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, रिलेटेड टू ऑब्जर्वर। और हमें पहले ऑब्जर्वर की पोजीशन को स्पष्ट करना, क्लियर करना होगा। और आपको ये सीखना है कि रेस्ट एंड मोशन, पहले तो ये समझ लो ये दोनों ही टर्म जो जब फिजिक्स में बोले जाएंगे तो इनको हमने क्या बोलना शुरू किया है कि ये दोनों टर्म जो है ना ये रिलेटिव टर्म हैं, ठीक है। बोथ एनी टर्म रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म, तो इसको बताने के लिए ऑब्जर्वर बताना जरूरी होगा। आप ये कह सकते हैं कुल मिला के ये दीज टर्म्स, ये दोनों ही टर्म्स ऑन टर्म रेस्ट एंड मोशन आर मीनिंगलेस, ये बिल्कुल मेरे लिए बेकार हो जाएगी, मीनिंगलेस हो जाएगी विदाउट एनी ऑब्जर्वर, विदाउट एनी ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के बिना इनका कोई मतलब नहीं रहेगा। और ये चीज़ आप अच्छे से नोट कर लो, रेस्ट एंड मोशन इन टर्म जो ले रहे हैं ये मीनिंगलेस हो जाएगी विदाउट एनी ऑब्जर्वर। हमें ऑब्जर्वर को डिसाइड करना होगा, ऑब्जर्वर पहले खोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ये पूरा कैलकुलेशन, ये पूरा मेजरमेंट इस ऑब्जर्वर ने किया है, ठीक है। और ये मैंने इसमें आना बहुत विशेष ध्यान रखना, एक भी ऑब्जर्वर रिस्पेक्ट में एक आंसर आता है, दूसरे ऑब्जर्वर रिस्पेक्ट में दूसरा आंसर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और पहला टर्म हमने क्या सीखा रेस्ट, और दूसरा टर्म क्या सीखा मोशन, लेकिन ऑब्जर्वर आपको बताना पड़ेगा। ऑब्जर्वर के दो रोल है, वो पहले इसी मोशन को ऑब्जर्व करेगा और फाइनली उसको फिर मेजर करके दे देगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न ये होगा या फिर ऑब्जर्वर हम कहाँ बैठा ले, उसे कौन सा स्थान दे दे, द प्लेस फ्रॉम एनीवेयर ऑब्जर्वर क्या काम करते हैं, दो काम करेंगे भाई, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और वो प्लेस नहीं जिसको हम फिक्स कर देंगे ड्यूरिंग द मोशन, द प्लेस नहीं फ्रॉम एनीवेयर ऑब्जर्वर ऑब्जर्व एंड मेजर्ड, उस प्लेस को हम लोग फिजिक्स में क्या बोलेंगे, सुनना बहुत ध्यान से, वो प्लेस क्या कहलाएगा, FRAME, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहलाएगा, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या शॉर्ट में बोलो, और शॉर्ट में क्या बोलेंगे, रेफरेंस इन फ्रेम, कौन सा फ्रेम, हाँ। तो ये दूसरा ही वर्ड हमारे सामने आया, ये वर्ड नोट कर लो, ये टर्मिनोलॉजी शब्दावली, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बार बार बोला जाएगा। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअली है क्या, रेफरेंस फ्रेम है क्या, ये वो प्लेस है फ्रॉम एनीवेयर माई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व एज वेल एज मेजर्ड द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये हमारी जनरल शब्दावली हो जाएगी आने में पढ़ते समय, रेफरेंस फ्रेम। अब सुनो जरा ध्यान से, नोट कर लिया, एक्चुअली हाँ रेफरेंस फ्रेम, और हाँ एक्चुअली सुनते जाना बहुत ध्यान से, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एक्चुअली आप लोगों ने वो बनाए हैं क्या नाम मैथमेटिक्स में, जैसे यानी ये मेरे हाथ में एक पेन है, इसको चलो एक्स ने एक्सिस मान लो, और ये क्या हो गया, अब आओ ये हो गया वाई एक्सिस, और ए यानी एक्स ने एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया बेटा वाई एक्सिस, हाँ हाँ। अच्छा देखो ये अब हमने ये पेन दिखा दिया, ये पेन जो है इज सिंपली द स्ट्रेट लाइन, ये पेन एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रहा है, और इसी पेन एक परपेंडिकुलर में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो ये पेन 90 एंगल बनाते हुए रख दिया गया। अब मेरे पास एक डायरेक्शन ये हो गई एक्स डायरेक्शन, एक डायरेक्शन ये हो गई वाई डायरेक्शन, इससे दीवार खड़ी कर दो, ये हो गया प्लेन, और दो लाइनों से, दो स्ट्रेट यानी लाइनों से एक्सिस से एक प्लेन तैयार हो गया, दो लाइनों से ये प्लेन बना है,
चलिए एक लाइन और ले लीजिए। अब इतनी लाइनें हो गई, ये 3 लाइनें। ये यानी आपकी तरफ जा रही है, टुवार्ड्स योर सेल्फ, ऑब्जर्वर की तरफ आप ऑब्जर्वर मान लो। ये 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं, तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। और ए यानी फिर देखो 2 लाइनों से एक प्लेन बन रहा है। चलिए भाई 3 लाइनों से कितने प्लेन बना लोगे आप लोग? हाँ, ए फ्लोर हो जाएगा, फ्लोर नीचे फ्लोर बन गया। ए यानी ये वॉल बन गई, इधर वाली वॉल, ए इधर वाली वॉल। और 3 लाइनों से 3 प्लेन, 2 लाइनों से 1 प्लेन। तो अभी ये जो है इसको फिजिक्स में क्या बोलते हैं जो आप देख रहे हो अभी? कोऑर्डिनेट सिस्टम। कौन सा सिस्टम बेटा? हाँ हाँ वाह, कोऑर्डिनेट सिस्टम। खास तौर से जो बायोलॉजी लेना चाह रहे हैं उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना है। कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरा पूरा बोले, इनको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन फिर बोलो या ना बोलो, तो जनरली हम 11th 12th में कार्टेशियन सिस्टम ही लेंगे। वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इन जनरल आ रहे हैं। और जनरल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितनी एक्सेस होती हैं भाई? इतनी एक्सेस दिखाई दे रही, 3, 2 या 1? 3। और जब जनरल कहानी सुनाएंगे उसमें 3 यानी एक्सिस बनेगी, 3 परपेंडिकुलर, 3 परपेंडिकुलर एक्सिस से हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा। और जो मैथमेटिक्स में हम लोग ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में नहीं बोलते हैं ना, एक्चुअली फिजिक्स में यही हमारा क्या रोल प्ले करेगा? आओ, फिजिक्स में यही क्या बन जाएगा? ये रेफरेंस फ्रेम बन जाएगा। हाँ, जो भी मोशन हो रहा होगा ऑब्जेक्ट का, उससे हम इसको एसोसिएट करा देंगे और अपने ऑब्जर्वर को उसी रेफरेंस फ्रेम में ऑरिजिन में बैठा देंगे। तो आप कहेंगे इन जनरल में कोऑर्डिनेट सिस्टम इज द रेफरेंस फ्रेम। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, यही हमारे रेफरेंस फ्रेम का रोल प्ले करेंगे इन माई फिजिक्स। और फिजिक्स में रेफरेंस फ्रेम इज सिंपली द कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखना जरा ध्यान से, हमें पोजीशन निकालनी थी। ये लीजिए, पहले स्पेशल आते, स्पेशल केस सुनो जरा ध्यान से। स्पेशल, ये स्पेशल पहले बना दे। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ए एक्स मान ली, ए वाई मान ली। और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर ये क्या होता है? ऑरिजिन। हाँ, और बेटा नहीं, हमारा ऑब्जर्वर कहाँ पर होगा भाई? जैसे कोई पार्टिकल ये है, वी आर स्टडी, वी डील दिस पार्टिकल, वी स्टडी द मोशन ऑफ दिस पार्टिकल पी मान लो। ये पार्टिकल है, हम जो अभी ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं काइनेमेटिक्स में? पार्टिकल बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? हम अपनी भाषा में 3 शब्द इस्तेमाल करेंगे, आइदर यानी ऑब्जेक्ट ने और बॉडी और पार्टिकल। तो अभी फिलहाल हम क्या लेके आ गए? एक पार्टिकल है ये, और पार्टिकल की हमें क्या निकालने की जरूरत पड़ेगी? पोजीशन। पोजीशन निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो हमें पहले क्या लेके आना पड़ेगा? रेफरेंस फ्रेम। और ये अभी आपके सामने क्या बना दिया हमने? ये रेफरेंस फ्रेम बना दिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मेरा ऑब्जर्वर इज हियर, ये ऑरिजिन पर ऑब्जर्वर बैठा होगा, अटैच नहीं। चलिए, ये जो रेफरेंस फ्रेम हमने बना दिया, इसमें इतनी एक्सेस है ये, और हाँ 2 है। और जनरली होनी इतनी चाहिए 3। तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है, ये जनरल है या स्पेशल है? स्पेशल है। वेरी गुड, स्पेशल है। और इसको बोलते हैं, देखना सुनो जरा, हम अपनी फिजिक्स में ये बोलेंगे इसे 2 डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये रेफरेंस फ्रेम कैसा है? 2 डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और पहले हमें इसमें मास्टर बनना पड़ेगा, फिर हम जनरल में आएंगे। चलिए, हमें पोजीशन निकालना है। और जब हमसे पूछा जाए फाइंड द पोजीशन ऑफ दिस एनी पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू दिस एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो क्या करेंगे आप? आपने इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप उस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हाँ, पोजीशन फाइंड करने के लिए, इन ऑर्डर टू फाइंड द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अब सुनो,
पोजीशन निकालना जरूरी है कि हमें कैसे पता चलेगा कि वेदर द ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। तो हम पहले ऑब्जर्वर ले आए, यानी स्पेशल हम ऑब्जर्वर ले आए, स्पेशल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके आए और हम लोग इस यानी पार्टिकल की पोजीशन निकालेंगे और पोजीशन इज फाइंड यानी विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। चलिए पोजीशन निकालने के लिए हमें कोऑर्डिनेट निकालना सिखाया आपको और सुनना बहुत ध्यान से। जब हम पोजीशन निकालेंगे कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पार्टिकल जो आपको दिख रहा है यानी पर्टिकुलर इंस्टेंट, ये इंस्टेंट इन दिस पिक्चर हमने बना दी। वी ड्रॉप ए परपेंडिकुलर, हम इस पॉइंट से इन एक्सिस पर परपेंडिकुलर गिरा देंगे और देखो ये एक्स यानी एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर गिराया और ए यानी हमने इस पॉइंट से वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर गिराया। एक बच्चे से हमने पूछा एक कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हो, उसने एक सीधा जवाब दिया यू ड्रॉप द नॉर्मल ऑन द एक्सिस, आपने एक्सिस पर नॉर्मल गिरा दीजिए एंड द पॉइंट वेयर द नॉर्मल इंटरसेक्ट ऑन द एक्सिस द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम द ऑरिजिन इज नोन एज द कोऑर्डिनेट्स। और एक कोऑर्डिनेट तो ये ऑरिजिन से लेके ऐसे मार्क बनाया करो, उल्टे रिवर्स एरो लगाया करो और ये दिखाया करो। और ये स्मॉल एक्स नहीं, इसको स्मॉल एक्स जो बना हुआ है छोटा वाला है इसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाई एक्स में मिला है यहाँ से लेके देखना ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये बेटा स्मॉल वाई हो गया और कुल इतने कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए अभी फिलहाल 2। और ये यहाँ लिखा हमने स्मॉल एक्स यानी कॉमा स्मॉल वाई, दीज आर द टू यानी कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पार्टिकल विच यानी रिप्रेजेंट द पोजीशन, वो हमें पोजीशन बताएगी। और फिर एक बार आप पोजीशन में आने के लिए क्या चाहिए, पोजीशन में आने के लिए हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए है ना। और कोऑर्डिनेट कैसे आते हो, कैसे स्पेसिफाई करोगे, ड्रॉप द नॉर्मल, ड्रॉप करना है, ड्रॉप यानी नॉर्मल, कहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, ड्रॉप यानी नॉर्मल ऑन द एक्सिस, उनकी एक्सिस पर ड्रॉप करना है। ये बच्चे ने बताया, लेकिन ये दूसरा स्टूडेंट उसने हमें बोल रहा है उसी डायलॉग को मालूम क्या बोल रहा है, दूसरा विद्यार्थी अराइव वी ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू द एक्सिस, ऐसा करेंगे हम ऐसी लाइनें ड्रॉ करने वाले हैं जो एक्सिस से पैरेलल है। देखो ये वाली लाइन, देखो ये लाइन, ये डॉट 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 डॉट, ये जो इमेजिनरी लाइन है ये पैरेलल टू द एक्सिस। और ये वाली लाइन क्या है बताओ, दिस लाइन इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। और कोऑर्डिनेट पता लगाने के लिए देखो 2 तरह से बोला जाएगा, या तो आप बोलो ड्रॉप द नॉर्मल ऑन द एक्सिस, या बोलो ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू द एक्सिस, लाइन यानी पैरेलल टू द एक्सिस। दोनों एक ही बात है बेटा, बोलने के तरीके अलग अलग हो गए। और नोट कर लो, पोजीशन फाइंड करना है और पोजीशन के लिए हमें कोऑर्डिनेट निकालने होंगे। अभी हम स्पेशल पढ़ा रहे हैं और स्पेशल में कितने कोऑर्डिनेट चाहिए हमें, 2। हाँ पहले 2 में मास्टर बन जाओ, फिर 3 अभी निकालेंगे, 3 आप बोर्ड बनाने सकते समझा को देगी। और ये 2 डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पोजीशन फाइंड करने के लिए कोऑर्डिनेट निकाले और 2 कोऑर्डिनेट निकाल भी लिए। और कैसे निकाले, ड्रॉप द नॉर्मल ऑफ दिस एक्सिस, इस एक्सिस पर हमने नॉर्मल गिरा दिए, या हम कह रहे हैं यू ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू द एक्सिस। चलिए बना लिया। और ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा मेरी फिजिक्स में, 2 डायमेंशन। हाँ 2 डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा, जिसमें पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए वी नीड द कोऑर्डिनेट टू कोऑर्डिनेट। चलिए अब 3D का कोशिश करते हैं। ये 3D वही जो अब आपको समझा रहे, ये एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस, ये एक्सिस है, वाई एक्सिस, ए बेटा देखो ये एक्सिस है, ये हो गया। अब 3 एक्सिस है दिखाई दे रही है, ए एक्स हो गया हॉरिजॉन्टल वाली, वर्टिकल वाली वाई मान लो, जो हमारे पास जा रही है उसको जेड मान लीजिए। मूविंग टुवार्ड द ऑब्जर्वर, डायरेक्टेड टुवार्ड द ऑब्जर्वर। ये बोर्ड पर आप बना सकते हैं या नहीं बना सकते, ये इस बोर्ड पर नहीं बन सकते क्योंकि ये तो एक्स बन गया, ये वाई बन गया, ये बोर्ड आप प्लेन एक्स वाई प्लेन मान लो, लेकिन ये वाली कैसे बना पाओगे ना, ये नहीं बना पाएंगे हम लोग। और इसीलिए ध्यान रखना, हमारा कॉपी का प्लेन जो है पेपर वो 2D है, मेरा प्लेन ऑफ द बोर्ड ये 2D है, लेकिन हम सारी कहानी 3D में पढ़ाएंगे आपको। 3D जो है वो जनरल है और ये 3 डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें हम जनरल फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे।
और चीज़ें समझनी पड़ेगी। तो ये 3D हम कॉपी और बोर्ड पर नहीं बना पाएंगे ना। और देखना ज़रा ध्यान से, हम जाने के लिए बना रहे हैं। ए ने एक्सेस चलो ये मान लो, ए ने एक्सेस ये मान लो। अब तीसरी एक्सेस आई ना आई वो हमें बनानी पड़ेगी। तो उसको इमेजिन कर ले रहे, इमेजिन डॉट 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 ये लीजिए, ये हमने इमेजिन कर ली। ये जेड मान ली, ये एक्स मान ली, ये वाई मान ली। समझ लो जरा ध्यान से, ये हमारा ऑब्जर्वर यहाँ ऑरिजिन पर है, सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे। और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये ऐसा है, स्पेशल है या जनरल है ये? हाँ। और हम लोग जो भी बातें बताएंगे 99.9999% ये जनरल होता है। स्पेशल में 1-2% स्पेशल बोल के सारी बातें हम जनरल थ्योरी में पढ़ाएंगे आपको। चलिए जनरलाइज करते हैं। ये एक पार्टिकल आ गया, तो ये चलिए हमने कहा आपने भैया इस पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस पोजीशन आएगी, इंस्टेंटेनियस पोजीशन मतलब पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट आएगी। किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आना है। ये आपको जो स्टिल फोटोग्राफी दिखाई दे रही है, और इस पोजीशन को आने के लिए आपको क्या चाहिए बताइए? आपको चाहिए, यू नीड द कोऑर्डिनेट्स। कितने कोऑर्डिनेट चाहिए? 1, 2 या 3? हाँ। और इसी भी इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, यानी सुनते जाना समझते जाना, वी नीड द 3 कोऑर्डिनेट इन जनरल। अच्छा, अब कोऑर्डिनेट निकालने का फंडा आपको बताए। एक्चुअली ये 3D में है, ये एक हवा में स्पेस में है। अच्छा बताओ, हमारे घर में जहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, कमरे में रूम में पढ़ रहे हो, रूम क्या है? 3D है या 2D है? 3D। आपके ऊपर एक पंखा, हाँ आपके ऊपर एक फैन चल रहा हुआ, पंखा। पंखे आप अगर मान लो पंखा भविष्य में अभी गिरेगा, और कहाँ गिरेगा? आसमान से गिरा कहते हैं, और ज़मीन पर गिरा। और पंखा जो है 3D में है, लेकिन जब वो गिरेगा, जब अभी अभी गिरेगा वो ज़मीन पर गिरेगा, फ्लोर पर। और फ्लोर हमारा क्या है? फ्लोर हमारा 2D है। चलो ये इसी को मान लो, ये आसमान में है, ये स्पेस में है। जब ये अभी गिरेगा तो ये ज़मीन पर यहाँ एक बॉटम पे आ जाएगा। ये और ये देखो, सुनो समझने की कोशिश करना। और ये अच्छा भला पार्टिकल था जो स्पेस में आ 3D में था, और गिरा तो यहाँ पे आया। और जब यहाँ आया तो हम 3D से कहाँ पर आ गए? 2D पर आ गए। वेरी गुड। हाँ, तो हम कोऑर्डिनेट बनाना सिखा रहे हैं। 3D में हम लोग कोऑर्डिनेट कैसे बनाते हैं ये सीख लोग, आज तो मास्टर बन जाओगे। ये आपकी जेड एक्सिस हो गई, ये ऑरिजिन हो गया। और ये जो नीचे जहाँ ज़मीन पर हम गिरे, चलो मान लो हमारा ये बॉटम ये आ गया, यहाँ गिर गए, ये फाइनली यहाँ पे गिरा, ये गिरा। अब हम 2D पे आ गए। 2D में हम लोग मास्टर हैं, 2D में आप लोग मास्टर हैं। 2D में आप कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हो? यू ड्रॉ द लाइन्स पैरेलल टू द एक्सिस। एक बच्चे से पूछा अब ये 2D में आ गए, तो उसने क्या किया, एक यहाँ से लाइन वो बनाई जो पैरेलल टू द यानी एक्स ने, तो ये लाइन बना रहे हैं, ये बना दी। और एक लाइन वो बनाई ये ड्रॉ, और ये जो पैरेलल टू द जेड एक्सिस, ये वाली जेड एक्सिस पैरेलल बनाते हैं। ये लीजिए, इसने यहाँ पर इंटरसेक्ट कर दिया, एक्स ने एक्स पर, इसने यहाँ पर इंटरसेक्ट कर दिया। ये लीजिए, दो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले। और ये वाली जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, और ये वाली लाइन ये है पैरेलल टू द, बोलिए, पैरेलल टू द वाई एक्सिस। वेरी गुड। और इस तरीके से हम लोग 3D में मास्टर बनना चाहिए, हमें 3D में कोऑर्डिनेट निकालना चाहिए। और देखो हम आपको बताते हैं, सुनना बहुत ध्यान से। ये ऑरिजिन से ये वाला जो है, ये जो है उल्टे है, ऐसे मार्क बना लो, ये मार्क बना लो, रिवर्स एरो बना लो। और ये डिस्टेंस क्या कहलाती है? स्मॉल जेड। ये हो गया जेड कोऑर्डिनेट। ये एक्स वाले एक्स पे देखो, ये यहाँ से लेके ये वाली, ये डिस्टेंस, ये ऑरिजिन से लेके ये वाला डिस्टेंस हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और ये जितना डिस्टेंस आ रहा, मैं डिस्टेंस देखो ये आ रहा है, तो हम नीचे बना दे रहे हैं, ये एक्स नहीं कोऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगी, है ना। अब आओ कौन सा रह गया? वाई कोऑर्डिनेट। यानी फाइंड आउट द वाई कोऑर्डिनेट। बताओ कहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट है? ये जहाँ पर हम थे, जहाँ पर अपने पीछे लेके ये बॉटम पे जहाँ हम गिरे हैं, ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे कोऑर्डिनेट निकालना सीख लें। बनाओ जरा फिगर।
और ये जनरल है। और ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको क्या बोला जाएगा? 3 डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या कह रहे हैं हम इसको 3 डायमेंशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन जनरल। ठीक है, बनाइए अच्छा सा ये फिगर। हाउ कैन डिटरमाइन द एनी कोऑर्डिनेट इन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर इज हियर द कोऑर्डिनेट सिस्टम। जिस बॉडी को स्टडी कर रहे हैं उसके अराउंड में, सराउंडिंग में हमने ये ऑब्जर्वर बना लिया, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। ऑब्जर्वर इज हियर, हम विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन में आ रहे हैं हर चीज़ को। और पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने लगे। बना लिया। अभी फिलहाल, हाँ अभी फिलहाल 3 कोऑर्डिनेट आ गए। कितने आ गए? 3। एक्स कोऑर्डिनेट स्मॉल है, स्मॉल वाई और स्मॉल जेड। अच्छा, और ये जो बना रहे हैं एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बना रहे हैं। स्टिल फोटोग्राफी है, हमारे पास कोई वीडियो कैमरा नहीं है। अच्छा, अब सुनिए ज़रा ध्यान से, सुनना बहुत ध्यान से। अगर मान लीजिए उस जनरल में इतने कोऑर्डिनेट फाइंड करने हमें इन जनरल में, वेरी गुड। इन जनरल सवाल की बात करें, हमें हमारे किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए वी नीड द 3 कोऑर्डिनेट। वी नीड 3 कोऑर्डिनेट्स। हमें 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी जनरल में। और अगर 3 में से केवल एक कोऑर्डिनेट बदल रहा हो, इफ ओनली वन any कोऑर्डिनेट, सुनना बहुत ध्यान से, इफ ओनली वन any कोऑर्डिनेट आउट ऑफ द 3 आगे बदल रहा, चेंज हो रहा है, चेंजेस 3 कोऑर्डिनेट में हम देख रहे हैं कि मोशन के दरमियान सिर्फ और सिर्फ नहीं एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। कैसे? मान लो जो अभी तस्वीर को जब बनाए हुए हो, थोड़ी देर में ये वाला पार्टिकल यहाँ पे आ गया, इधर आ गया, P डैश पर आ गया। देखो आप जरा, अगर P वाला पार्टिकल थोड़ी देर में P डैश पर आ गया इन द सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, और जरा सोचो इसमें कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज कर दिया अभी हमने? तस्वीर देख के बताओ। एक्स नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट। कौन सा कोऑर्डिनेट बदल गया? पहले मान लो ये था एक्स ओमा वाई ओमा जेड, अब एक्स थोड़ा बदल गया, चलो एक्स डैश मान लो, या पहले x1 मान लो या एक्स डैश मान लो, एक्स डैश नहीं वाई ओमा जेड, तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट बदल गया। पीछे हम लोग P डैश पर आ गए। और अगर कोई सा भी एक कोऑर्डिनेट बदलता है, कोई सा भी, चाहे एक्स बदलेगा, और एक्स बदलेगा और हम समझ जाएंगे अब मोशन अलोंग द एक्स डायरेक्शन हो रहा है। अगर वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, को हम समझ लेंगे कि वो वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और अगर जेड कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो हम समझ लेते हैं कि वो जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और वही अब आना चाह रहे हैं, इफ एनी ओनली वन एनी कोऑर्डिनेट आउट ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट, 3 में से एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो भाई हमारी फिजिक्स में अगर ऐसा हो गया तो क्या आएगा? ये मोशन कहलाता है 1 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन, ठीक है? क्या कहलाएगा वो मोशन? अच्छा, अगर मान लो एक साथ 2 कोऑर्डिनेट बदल रहे हो, अब ओनली हटा दे रहे, इफ एनी, सुनना, इफ एनी 2 कोऑर्डिनेट आउट ऑफ द 3 है, 3 जनरल टोटल 3 होते, 3 में कितने बदल रहे हैं? 2। अगर 2 कोऑर्डिनेट बदल रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो मोशन कहलाएगा 2 डायमेंशनल मोशन। और वो मोशन क्या कहलाएगा? 2 डायमेंशनल मोशन। वेरी गुड। और ये चीज़ें रटना नहीं, समझना है बेटा। हम अभी भी रटने के लिए आपको दबाव नहीं बनाएंगे। अच्छा, 1 डायमेंशनल मोशन। अब जरा देखो, अभी जो 1 डायमेंशनल मोशन हो रहा, जैसे ये फिगर हमने बनाया, इसमें ये 1 डायमेंशनल मोशन था, P से P डैश पर आ गए। और जो भी 1 डायमेंशनल मोशन होते जनरली,
वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। पहले ये तय कर लो वन डायमेंशनल पहचान क्या है, वन डायमेंशनल मेन पहचान क्या है, हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज द वन डायमेंशनल मोशन। ए कोऑर्डिनेट चेंज होना चाहिए, इतना कोऑर्डिनेट चेंज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम ए कोऑर्डिनेट, अच्छा अभी अभी ऐसा भी होगा ये तीन में तीनों कोई चेंज नहीं होंगे और कोई कोऑर्डिनेट चेंज ही नहीं हो रहा और बॉडी रेस्ट में मानी जाएगी। अगर ए कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो 1D मोशन कहलाएगा और 1D मोशन में जो रास्ता बना वो ऐसा रास्ता बना बताइए। 1D मोशन में कोई बॉडी जो है मूव करेगी अलोंग द स्ट्रेट लाइन और बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगी, ठीक है। और अगर 1D मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन है और यू में से आप बोल सकते हैं कि बॉडी मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन। अब जरा इस चैप्टर का नाम बता दें, 45 मिनट के बाद जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिसकी हम ये पूरी भूमिका बना रहे हैं, पिच तैयार कर रहे हैं, आपका माइंड मेकअप कर रहे हैं फिजिक्स कैसे पढ़ना है। ये मोशन है स्ट्रेट लाइन मोशन। चैप्टर का नाम क्या है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और जब चैप्टर का नाम मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, वो मोशन 1D है या 2D है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन मैंने 1D है, ठीक है। और हम ये 1D मोशन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और वन डायमेंशनल मोशन यानी बहुत सरल मोशन है, इसमें केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा, उसमें हम फोकस कर लेंगे। या वो एक्स एक्सिस में मूव करेगा, या वो वाई एक्सिस के अलग मूव करेगा, या वो जेड एक्सिस के अलग मूव करेगा। अगर वो एक्स एक्सिस के अलग मूव करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट बदलेगा, वाई और जेड कांस्टेंट बना रहेगा। अगर यानी वाई एक्स के अलग पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा और एक्स और जेड कांस्टेंट बने रहेंगे। और जेड एक्स से अलग मूव करेगा और जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा, एक्स और वाई कांस्टेंट बने रहेंगे। 2D में क्या मामला है, हो सकता है एक्स और वाई बदल रहे हो सकता है वाई और जेड चेंज हो रहे हो सकता है जेड और एक्स नहीं चेंज हो रहा हो, समझ रहे हो। और दो के जोड़े में कोई कोई एक कांस्टेंट बना रहेगा। अगर एक्स और वाई चेंज हो रहे हैं, सुनना बहुत ध्यान से, 2D की बात कर लें, 2 डायमेंशनल मोशन जो होते हैं जनरली, अभी यही सवाल उठा लो, यही वाला जो आपको समझा रहे थे। लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, अब आप देखो ऑब्जेक्ट आ चला गया, आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम ऑब्जेक्ट पी से PDF पर आ गया। सोचो दिमाग में इतने कोऑर्डिनेट बदले, हाँ एक्स एंड वाई बदला, एक्स एंड वाई बदला, सही है। और एक्स एंड वाई बदल गया और 2D में इसमें यहाँ पे इसमें है एक्स एंड वाई चेंज हो गया और ये मोशन प्लेन में हो रहे हैं, इसमें हो रहे हैं। फिर देखो आप लोग एक लाइन से एक लाइन और 2 लाइनों के बीच में घेरा हुआ इनक्लोज जो रीजन है उसे प्लेन बोलते हैं। प्लेन इज दैट रीजन विच इज इनक्लोज्ड बाय द 2 स्ट्रेट लाइन। ये 2 लाइनों के बीच में जो इनक्लोज है ये रीजन, इसी को प्लेन बोलते हैं। और इन जनरल जो प्लेन में हो रहे हैं, पहले और 2 कोऑर्डिनेट चेंज होना, ये द फर्स्ट रिक्वायरमेंट कंडीशन फॉर द 2D मोशन। या वो एक्स वाई चेंज होगा, या वाई जेड चेंज होगा, या जेड एक्स चेंज होगा, 2 कोऑर्डिनेट चेंज होना 2D मोशन। और जब पूरा रिसर्च किया गया, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे, और 2D मोशन जो होते हैं अर्थ इन द प्लेन, वो प्लेन में होते हैं। और 1D होते हैं स्ट्रेट लाइन में, 2D इसमें होते हैं प्लेन में। आप चलो देखना जरा ध्यान से और आप हमें बताना, मोशन ऑफ ए ट्रेन along the straight ट्रैक। उसका ट्रैक कैसा है अभी फिलहाल? अच्छा चलिए, अच्छा अब जरा देखो एक और चलते हैं। एन इंसेक्ट राउलिंग ओवर द फ्लोर। इंसेक्ट माना जाते हैं कीड़ा मकोड़ा, कीड़ा। राउलिंग माने रेंगना, वो भी इंसेक्ट नहीं, राउलिंग ओवर द फ्लोर, और फ्लोर पर रेंग रहा है। और जब कोई इंसेक्ट नहीं फ्लोर पर रेंग रहा, फ्लोर क्या है? प्लेन। हाँ, कीड़ा मकोड़ा छिपकली
और एनी इंसेक्ट राउंडिंग ओवर द वॉल ऑफ द योर रूम, ओवर द फ्लोर ऑफ द रूम, और ये प्लेन में हो रहा है। इसमें इतने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे होंगे। और ये हाँ, ये इधर वाला एग्जाम्पल इसका मोशन है। और ये इधर देखो, इधर 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 लिखा हुआ है स्ट्रेट ट्रैक, या ट्रैक ऐसा है। और ये ओम सा मोशन इधर वाला, हाँ। और ये पहचान लोगे आप लोग 1D और 2D। चलो चलो ये बताओ, अभी बताओ अगर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अ मोशन अंडर द ग्रेविटी, आप नाइन्थ में पढ़ जाते हैं ग्रेविटी के अंडर में होने वाले मोशन। ये पेन हम गिराएंगे, पेन को यानी यहाँ गिरा दिया फाल फ्रीली, और ये पेन ऊपर जाएगा, पेन नीचे जाएगा, ये लहराते हुए, हाँ ये लहराते हुए अरब पात में जाएगा, यहाँ पात स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन में एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा या दो कोऑर्डिनेट चेंज होगी? और मोशन 1D है या 2D है? चलो पहचान लोगे, है ना, ठीक है, वेरी गुड, अच्छा कर रहे हो, पहले दिन अच्छा कर रहे हो। 1D 2D, अच्छा देखना ये एग्जाम्पल और ले रहे हैं। मोशन ऑफ एनी बिलियर्ड बॉल, आपने देखा टीवी वगैरह में खेल बिलियर्ड बॉल, बिलियर्ड का गेम। मोशन ऑफ द बिलियर्ड बॉल ओवर द बिलियर्ड्स टेबल, कौन सी टेबल? अब टेबल, हाँ टेबल यानी टेबल है, वही टेबल क्या है? प्लेन, वेरी गुड। और प्लेन में होने वाले मोशन में जब ये मोशन होगा उसमें इतने कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, हाँ। और मोशन ऑफ द बिलियर्ड बॉल ओवर द बिलियर्ड टेबल, ये आपसे पूछा जाएगा वेदर इट द 1D मोशन, वेदर इट द 2D मोशन, बोलिए। वेरी गुड, हम लोग मास्टर होते जा रहे हो। अच्छा 1D और 2D को समझ में आ गया। और टोटल जनरल इतने कोऑर्डिनेट होते हैं, स्पेसिफाई करना पोजीशन 3। अच्छा इफ नहीं ऑल द 3, अगर तीनों चेंज हो रहे हो जो, इफ नहीं ऑल द 3 कोऑर्डिनेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप बताइए तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं और अपना बॉडी ऑफ मोशन में है, लेकिन तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, और ये मोशन क्या कहलाएगा? 3 डायमेंशनल मोशन। और 3D मोशन में 3 स्मॉल d बना लो या 3 कैपिटल D बना लो, 3D मोशन में या 3 डायमेंशनल मोशन में कितने कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं? हाँ ये देखो, ये सारे ऑल माने 3। हम आपको यार 3 डायमेंशनल मोशन ही पढ़ाएंगे 11th 12th में। जब बड़े हो जाओ 6 डायमेंशन 12 डायमेंशन नंबर ऑफ डायमेंशन पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो 3D मोशन में हम देख रहे तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे, वो 3D मोशन है। और इस तरह के मोशन इन जनरल स्पेस में होगी, इसमें होगी। वेरी गुड, अभी हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब आना इसमें हो रहा है मोशन ऑफ फ्लाइंग काइट, या इन स्पेस में होगा, कहाँ उड़ाई जाएगी? मोशन अपनी फ्लाइंग बर्ड्स, ठीक है। आइए 2D मोशन है 3D मोशन है? फ्लाइंग काइट का मोशन, हाँ क्यों ऐसे मालूम पड़ा हमें? ये नहीं, ये बाद में बोल रहा है। ये स्पेस में वो एरोप्लेन चल रहा है और स्ट्रेट लाइन चल रहा है, सारे मोशन स्पेस में ही हो रहे। आप बोलो तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, पहले क्या बोलेंगे? तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। हाँ पहले ये बोल रहा है, पहले स्पेस नहीं बोल रहा।
अगर तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं और 3D और वो स्पेस में होगा। आप ये आओगे स्पेस में वो 1D भी होगा, स्पेस में वो 2D भी होगा। तीन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं और तीन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, वो 100% स्पेस में ही वो इवेंट होगी। चलिए आइए और एग्जाम्पल लेते हैं। रैंडम मोशन अपने गैस मॉलिक्यूल्स में। आइए गैस मॉलिक्यूल और रैंडम मोशन इस कमरे में जिस कमरे में आप बैठे, जिस रूम में आप बैठे वो 3 प्लेन से घिरा हुआ है और प्लेनों नंबर ऑफ प्लेन से घिरा हुआ है, स्पेस कहलाता है। और उस स्पेस में हवा है, एयर है, एयर माने गैस है, गैस के मॉलिक्यूल का मोशन जब हो रहा है और रैंडम मोशन है उसमें तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, ऑल द 3 कोऑर्डिनेट चेंज, तो वो 3D है। और 3D है तो श्योर वो स्पेस में हो रहा है। और पहले 3D बोल रहा है, पहले 3 कोऑर्डिनेट चेंज और मतलब स्पेस बोल रहा। समझ में आ रहा कुछ? चलो अब आपने इसी पड़ोस में 9 और 10 का स्टूडेंट हो, उसे पढ़ा देना। चलिए अब 1D में कितने कोऑर्डिनेट चेंज होंगे? 1 कोऑर्डिनेट चेंजेस होगा, ठीक है। और जब 1 कोऑर्डिनेट चेंज हुआ तो मोशन इसमें होगा, हाँ इसमें स्ट्रेट लाइन पहले बोलना या 1 कोऑर्डिनेट पहले बोलना? 2D में 2 कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। वेरी गुड, 2 कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। अरे 2 कोऑर्डिनेट चेंज होंगे और इसमें होगा वो। और 3D में कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं? 3 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। और 3 कोऑर्डिनेट चेंज होंगे तभी होंगे जब वो स्पेस में हो रहा है। तो अब उस बात हजम हुई? अच्छा सुनना, 1 मिनट हमें और लेंगे। हमने आज हमें केवल 2 चीज़ें पढ़ाई, बहुत धीरे धीरे चलेंगे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी में सत्यानाश हो ही गया तुम लोगों का। कोई सिलेबस पूरा करा, कोई रटाता रहा, कोई नंबर सिस्टम में फंसाता रहा। और हम सिलेबस पूरा करते रहे, रटते रहे और नंबर सिस्टम में फंसे रहे, मार्किंग सिस्टम में। माँ बाप खुश होते रहे, ये रिजल्ट बहुत अच्छा आया। आपका कुछ नहीं है, ओम फलो नहीं आ पाया, आप लोग सोचो अपने अपने ग्रेवा में झाड़ लो। तो इसलिए चीज़ों को समझिए। तो हमें अभी 23 महीने पढ़ना है, 23 महीने। पहले हमने पढ़ाया रेस्ट एंड मोशन। हमने ऑब्जर्वर का होना बहुत ज़रूरी, रिलेटिव टर्म है। और फिर हमने एक शब्द उठाया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी ये वो प्लेस है जहाँ ऑब्जर्वर हमने रख दिया, वही सब देख रहा है, वही सब चेक कर रहा है, पोजीशन आ रहे हैं इन टर्म ऑफ कोऑर्डिनेट। और फिर हमने आपको अभी अभी बताया इन नेचर ऑफ मोशन। मोशन इन नेचर कितने तरह के बता दिए हमने? 3 तरह, ठीक है। और आज 3 चीज़ें, 1 घंटे में सिर्फ हमने आपको 3 चीज़ें पढ़ाई है, ध्यान रखना। और ये तीनों चीज़ें नहीं फॉर लाइफ तैयार करना, समझना है, रटना नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा चलिए होमवर्क लीजिए। और होमवर्क में आना ये आना ये मोशन ऑफ एनी अर्थ revolving around द सन। ये ऑप्शन नंबर 1 में 1D है, ऑप्शन नंबर 2 में 2D है, ऑप्शन नंबर 2 में 3D है, ऑप्शन नंबर 4 में हमें समझ में नहीं आ रहा, नन ऑफ दीज है। इसमें कोई ऑप्शन एक सही होगा। मोशन ऑफ द अर्थ नहीं, अर्थ ऑफ मोशन आइए जो पृथ्वी चारों ओर घूम रही है। मोशन ऑफ द अर्थ नहीं, रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ये आप हम इसमें से ये ऑप्शन सही होगा, वही कॉपी में लिख के दिखा देना। तो हम आपकी अटेंडेंस लगा लेंगे और अभी तुरंत भेज देना। अभी जो नए बच्चे जुड़े उनको भी आ रहे हैं, ये क्वेश्चन अभी लिख के भेज देना, आंसर सही है। थैंक यू।